हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, जैसे कि हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो बने रहिए वीडियो में, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सबसे पहला, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसमें कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी 50,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने उसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए थे। ठीक है, और क्या हुआ, जब मेरा ये बिजनेस का पूरा ड्यूरेशन खत्म हो गया, मेरा बिजनेस एंड पे आ गया, अब मैं इस बिजनेस को खत्म कर रही हूँ, तो आज की डेट में मेरे पास कितने रुपए हैं, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किया, आप सबको पता है आपकी इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने 50,000 की कैपिटल इन्वेस्ट करी और एट द एंड वो कैपिटल मेरे पास कितनी रह गई, वह कितनी हो गई, 5 लाख हमारे पास क्या होंगे, वो कैपिटल बढ़ के 50,000 जो मेरे पास कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की थी वो बढ़ के अब मेरे पास कितनी हो गई है, 5 लाख हो गई है। यानी कि मेरा ये 50,000 जो था, ये बिजनेस करने के बाद मेरा कितना बन चुका है, 5 लाख रुपए बन चुका है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैंने पूरे बिजनेस में, जब तक ये बिजनेस चला, टोटल कितना का प्रॉफिट अर्न किया, 4,50,000। क्या मैं ये बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ ना, कि मैंने 50,000 रुपये लगाए थे। उसके बाद मेरे को जब बिजनेस मैंने क्लोज किया और देखा कि मैंने कितना कमाया, तो मैंने देखा कि मेरे पास तो 5 लाख रुपए हैं। तो 50 मेरी जेब से गए थे, कॉस्ट थी, तो मैंने 5 लाख में से 50,000 माइनस किया, तो ये 4,50,000 मैं कह सकती हूँ कि इतना मैंने पूरा प्रॉफिट अर्न किया अपने उस बिजनेस से। क्या मैं बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गई आपको ये चीज़। पर आपको क्या पता है कि ये 50,000 से 5 लाख कितने टाइम पे बना होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या थी? डू यू नो दैट? नहीं, क्योंकि बिजनेस तो इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा ना। क्या मुझे पता है कि बिजनेस 1 साल चलेगा, मेरा 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हो सकता है 20 ईयर्स तक चले। ये जो ड्यूरेशन है वो क्या है, फिक्स नहीं है ना। एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए बिजनेस कंटिन्यू रहता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से हम कहते हैं कि बिजनेस हमारा, हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर बिजनेस लंबे पीरियड के लिए चलेगा तो ये एस्टिमेट कर पाना कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, कि एट द एंड बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा या लॉस अर्न करेगा, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये फिगर आउट कर पाना थोड़ा सा टफ होगा। क्योंकि अगर 20 साल के लिए मेरा बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो क्या मैं 20 साल तक वेट करूँ फाइंड आउट करने के लिए कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है? थोड़ा सा लंबा नहीं होगा, या कल की गारंटी नहीं है, तो 20 साल तक रुकना तो थोड़ा है, वो रिस्की पोजीशन है ना। ठीक है, तो क्या होता है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो जाता है, क्योंकि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो ये बिजनेस का लाइफ स्पैन होता है ना, जो बिजनेस का ड्यूरेशन होता है ना, इसे हम स्प्लिट कर देते हैं एक शॉर्टर या कन्वीनियंट पीरियड में। एक शॉर्टर और कन्वीनियंट पीरियड में स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि हम एक ड्यूरेशन तय कर लेते हैं कि इतने से इतने टाइम के बाद हम अपने बिजनेस को इवैल्यूएट करेंगे, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या हमारा बिजनेस लॉस अर्न कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा बिजनेस लॉस अर्न कर रहा है और मुझे पता ही नहीं कि मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि मेरे बिजनेस में बहुत सारा मुझे लॉस होते चला जाएगा, लॉस होते चला जाएगा, लॉस होता चला जाएगा, होगा कि नहीं होएगा? ठीक है, और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो मैं क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे उस बिजनेस से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं बिजनेस को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो ठीक है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया था हमारा, कौन सा, अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट आया था। ये क्या बोला है, इट रिफर्स टू अ स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। मतलब ये हमें वो टाइम पीरियड बताता है, वो पीरियड बताता है जिसके एंड पे हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। जैसे हमारी बैलेंस शीट हो गई, हमारे पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, कंपनी 3 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी हो सकती है, सिंगल बिजनेस हो सकता है जिसको हम प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, या फिर पार्टनरशिप, पार्टनर्स मिलकर बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंपनी के केस में क्या होता है कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है ना हमारा, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। याद रखना कि जब हम कंपनी पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे कंपनी की ही बात करेंगे, तो कंपनी में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है ना, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है या अकाउंटिंग ईयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर होता है। और ये कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जैसे अभी 2024 है, ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, इस 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, 31 मार्च 2025 को क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी कि इस 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक के सारे ट्रांजेक्शन, मतलब हमने बिजनेस में क्या किया क्या नहीं किया, मैं उन सबको रिकॉर्ड करूंगी और 31 मार्च 2025 को देखूंगी कि 1 साल की ड्यूरेशन में मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है। समझ में आ गई चीज कि नहीं आई? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो कंपनी के केस में तो देखो इन्होंने साफ साफ मैंडेटरी एक
क्या दी आपको डेट दी है कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो कब बनेंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बाद बनेंगे ही बनेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि हमने एक ड्यूरेशन तय कर लेते हैं, तो वो ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी होती है, 12 महीने की होती है। यानी कि हर 12 महीने में हमें चेक करना होता है कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है। हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं हर 12 मंथ में, ठीक है। और कंपनी के केस में वो 12 मंथ कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंपनी का तो आपको बता दिया। कंपनी के बाद हमारे पास क्या आती है, प्रोप्राइटरशिप आती है और पार्टनरशिप आती है। देखो जो प्रोप्राइटर्स होते हैं ना, जैसे जो सिंगल इंडिविजुअल जो बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, जो सिंगल ओनर है या फिर जो पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं, इसमें बोला है कि दे कैन चूज देयर ओन अकाउंटिंग पीरियड। देखो अकाउंटिंग पीरियड इनके लिए भी सेम रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनको भी हर 12 महीने में अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन इनके लिए कोई डेट मेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई डेट मैंडेटरी नहीं किया। जैसे यहाँ पे डेट मैंडेटरी ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च कि हमें फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन प्रोप्राइटर और पार्टनर्स के केस में ये डेट फिक्स नहीं होती है, बट हाँ ड्यूरेशन फिक्स होता है। ड्यूरेशन फिक्स होने का क्या मतलब है कि 12 महीने बाद इन्हें अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन वो 12 महीने ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ये लोग कैलेंडर ईयर भी ले सकते हैं, जैसे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी ले सकते हैं, या एज पर देयर कन्वीनियंस ये लोग फाइनेंशियल ईयर भी ले सकते हैं। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन देम। तो वही बोला कि दे कैन चूज देयर ओन अकाउंटिंग पीरियड, बट द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग डेट ऑफ 2 फाइनेंशियल अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 12 मंथ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 महीने का पीरियड होना चाहिए। बाकी इसके अलावा ये लोग कोई भी अपने अकॉर्डिंग डेट चूज कर सकते हैं कि कब इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। ठीक हो गया। लेकिन कंपनी के केस में इट इज मैंडेटरी, इट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। आई होप दिस इज क्लियर टू। मैंने आपके लिए पॉइंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एज अ गोइंग एंटिटी विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारा जो बिजनेस है बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहते हैं ना कि बिजनेस हमारा, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए चलेगा, इसलिए तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मुझे पता है कल ही बंद हो जाएगा तो मैं क्यों बिजनेस स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो बोला कि सो द लाइफ स्पेन ऑफ अकाउंटिंग शुड बी स्प्लिट इनटू शॉर्टर एंड कन्वीनियंट पीरियड। और यहाँ पे लिखा भी गया है, बताया भी गया है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी कि हमारा कंपनी एक्ट और हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है इट शुड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। ठीक है, इसीलिए इसका ड्यूरेशन यहाँ पे भी 12 मंथ होता है और यहाँ पे भी 12 मंथ होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कंपनी के केस में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है, वो 1 अप्रैल 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर होता है। और पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है कि वो 12 मंथ का ड्यूरेशन होएगा, बट डेट कोई भी पार्टनर्स अपने अकॉर्डिंग और इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर है अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। आई होप द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा टर्म समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ओके ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज, होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके, सो दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ रेवेन्यू क्या होती है। रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यानी कि हमने जो भी गुड्स की सेलिंग करी उससे हमें जो भी अमाउंट रिसीव हुई उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। वही हमारे लिए अल्टीमेटली रेवेन्यू है ना। अब जिसको नहीं पता कि रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जिसको पता है प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी क्या मैं आपको इतना जरूर बता देती हूँ कि रेवेन्यू क्या होती है, टोटल अमाउंट जो रिसीव होती है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यानी कि मैंने गुड्स जितने भी सेल आउट किए हैं उससे जो भी मुझे अमाउंट रिसीव हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, तो बोला कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना, देखो ये कहता है कि रेवेन्यू विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज व्हेन द ट्रांजेक्शन हैज एंटर्ड एंड द लायबिलिटी टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन सेटिस्फाइड। मैम कौन सी लैंग्वेज बोलती, कुछ समझ नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थमो, मैं बताती हूँ आपको। देखो ये क्या बोलता है ना, कॉन्सेप्ट से ये बोलता है कि रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन यू बिकम लीगली एंटाइटल्ड टू इट। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे 1 मार्च को फर्म्स गेट एन ऑर्डर। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मानो मुझे 1 मार्च को एक ऑर्डर मिला। ठीक है, 1 मार्च को मेरे पास क्या आया, ऑर्डर आया। ठीक है, 20 मार्च को गुड्स आर सप्लाइड। 20 मार्च को मैंने क्या किया है, गुड्स सेल कर दिया, मतलब मेरा जो सप्लायर था जिसने मुझे ऑर्डर दिया था मैंने उसको 20 मार्च को गुड्स सप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब 28 अप्रैल को मुझे उसकी पेमेंट रिसीव हो रही है। देखो 1 मार्च को ऑर्डर आया था, 20 मार्च को मैंने सारा का सारा उसका सामान ऑर्डर कंप्लीट करके उसको दे दिया जो मेरा सप्लायर था, और 28 अप्रैल को मेरे को उसकी पेमेंट रिसीव हो रही है। अब इस कंडीशन में ये बोलता है
ये रेवेन्यू इज डीम टू बी रियलाइज व्हेन यू बिकम लीगली एंटाइटल टू इट, यानी कि रेवेन्यू को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रियलाइज हो चुकी है जब मैं उसके लिए लीगली एंटाइटल हो जाऊंगी, जब मैं लीगली क्या हो जाऊंगी उसके लिए मतलब मैं कह सकती हूँ लीगली कि हाँ ये मेरा पैसा है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और उसमें उसके लिए मैं कब एलिजिबल हूँगी, इस 20 मार्च को। देखो फर्क नहीं पड़ता आपको कब ऑर्डर मिला, जिस दिन ऑर्डर मिला उस दिन मेरी रेवेन्यू रियलाइज नहीं हुई है, जिस दिन मुझे ऑर्डर मिला उस दिन मुझे सिर्फ ऑर्डर मिला है, जिस दिन मैंने उस गुड्स के सप्लाई, वो गुड्स बना के कंप्लीट करके सप्लाई कर दिया ना, जिस डेट पे मैंने सप्लाई कर दिया ना उस दिन मेरा वो पैसा रियलाइज हो चुका है, उस दिन मैं क्लेम कर सकती हूँ, उस दिन मैं लीगली अपने पैसे के लिए क्या हो चुकी हूँ, लाइबल हो चुकी हूँ, उस दिन मैं लीगली अपने जो पैसा है, जो रेवेन्यू, उसके वो रेवेन्यू मेरी क्या हो चुकी है, रियलाइज हो चुकी है। अब आप कहोगे मैम जब पेमेंट रिसीव हुआ क्या तब हम इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? अच्छा, आप रेवेन्यू रियलाइज का मतलब समझे कि नहीं समझे? रेवेन्यू रियलाइज कहने का मतलब है कि कब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूँगी कि मुझे इतने का रेवेन्यू रियलाइज हो चुकी है, इतना मेरे पास रेवेन्यू आ चुका है। देखो तो वही मैं आपको समझा रही हूँ, मैं 1 मार्च को नहीं कह सकती रेवेन्यू आ गया, क्यों? क्योंकि अभी तक तो मेरे को सिर्फ ऑर्डर मिला है, मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मैंने कुछ उस जो ऑर्डर मिला उस पर कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैंने गुड्स बना दिए ना, देखो भाई मेरा रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ यूज हो गया, मैंने गुड्स बना दिए, मैंने गुड्स सप्लाई भी कर दिया, मेरा तो पूरा काम कंप्लीट हो गया ना। अब तो मैं उससे कहूंगी ना कि भाई मुझे पैसे दे, तो इस डेट पे जब मैंने उसका सारा काम करके उसके गुड्स बेच दिए हैं, उसके गुड्स उस तक पहुंचा दिए हैं, मतलब सप्लायर तक पहुंचा दिए हैं गुड्स, तो उस दिन मैं कहूँगी भाई ये मैं उस दिन रेवेन्यू अर्न कर चुकी हूँ, चाहे वो मुझे पैसा दे चाहे ना दे, मैं इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दूंगी कि मेरे को इतने की रेवेन्यू आ चुकी है, मतलब मैं इतनी रेवेन्यू के लिए एंटाइटल्ड हूँ या इतनी मेरी रेवेन्यू रियलाइज हो चुकी है। अब आप कहोगे मैम 20 अप्रैल को जब पेमेंट रिसीव हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करूँगी, क्यों? बिकॉज मैंने क्या बोला कि मैं इसी डेट पे शो कर दूंगी कि मुझे लेट सपोज ये ऑर्डर 50,000 का मिला था, तो मैं 20 मार्च को ही शो कर दूंगी कि मेरे पास 20,000 रुपये आ चुके हैं। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू इज डीम टू बी रियलाइज व्हेन यू बिकम लीगली एंटाइटल टू इट, यानी कि मैं इस डेट पे उसके लिए लीगली एंटाइटल हो चुकी हूँ। इस डेट पे मैं जाके कोर्ट पे भी जाके बोल सकती हूँ कि मैंने इसको सामान दे दिया है, मैं लाइबल, मेरे को ये पैसा, मैं लाइबल हूँ, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। और वो मैं कब कर सकती हूँ? जिस डेट पे मैंने गुड सप्लाई करनी है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारी रेवेन्यू रियलाइज हो जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर इजी लैंग्वेज में बताऊँ, कंफ्यूज हो गए हो तो सिंपल सी चीज़ है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में? जब हम उसके लिए लीगली एंटाइटल हो जाते हैं। लीगली एंटाइटल होने का मतलब क्या है कि अब मैं अगर वो पर्सन या पार्टी मुझे पेमेंट करने से मना करती है तो मैं उसके अगेंस्ट केस भी कर सकती हूँ, या मैं कोर्ट पे जाके कह सकती हूँ कि दिस इज माई पेमेंट एंड द पर्सन इज नॉट पेइंग। लेकिन मैं कब कर सकती हूँ? जब मुझे ऑर्डर मिला तब करूँगी? बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं कब कर सकती हूँ? जब मैंने उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लिया, मैंने उसका ऑर्डर कंप्लीट करके उसको गुड्स भेज दिए, अगर उसके बाद वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। और अगर मैंने क्या बोला आपको दूसरी चीज़, जैसे ही मैं गुड्स सप्लाई करूंगी अपने सप्लायर को, वैसे ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दूंगी मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हो चुका है, मेरे पास 50,000 की रेवेन्यू आ चुकी है। समझ में आ गई चीज़ की नहीं आई? कोई भी डाउट हो ना, नहीं समझ में आ रहा हो कि मैम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो दिस इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि इन दिस कॉन्सेप्ट अक्रूवल बेसिस इज फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे हम ना एक चीज़ आपको बताऊँ तो इसके आगे आप लिख सकते हो कि हम यहाँ पे अक्रूवल मेथड बेसिस को फॉलो करते हैं, हम यहाँ पे कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। लिख लो यहाँ पे नॉट कैश, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, इन दिस कॉन्सेप्ट अक्रूवल बेसिस इज फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग नॉट कैश बेसिस। ये कॉन्सेप्ट कहता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, record an expenditure when it occurs, doesn't matter it is paid or not, record an income or revenue when it occurs whether received or not, ठीक है। तो आपने एक टर्म सुना होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ टर्म्स, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह। अगर हमने नहीं भी सुना तो आगे जाके आप ये टर्म्स सुनोगे, जैसे कि हम कहते हैं कि इंटरेस्ट एक्रू, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो ये कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि मोस्टली यहाँ पे टर्म हम यूज़ करते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम यहाँ पे समझेंगे। तो बोल रहा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कोई भी खर्चा हो रहा है ना उसे रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, जब वो हो रहा है। जैसे आज मैं कोई खर्चा कर रही हूँ तो आज के डेट पे मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगी, डजंट मैटर इट इज़ पेड और नॉट, चाहे मैं उसको पे कर रही हूँ चाहे नहीं कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने आज एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, ठीक है, वो खर्चा हो गया ना, और मैंने किस में परचेज़ किया हुआ है उसको,
EMI पे कह लो, इंस्टॉलमेंट पे कह लो, या मैं कहती हूँ चलो मैंने कहा है कि मैंने किसी पार्टी से परचेस किया और मैंने कहा है कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट करूँगी, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आज की डेट में खर्चा हुआ है ना, तो आप आज की ही डेट पे उसको रिकॉर्ड करोगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आपने पेमेंट अभी तक किया है या नहीं किया है। ये कौन कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कि कोई भी खर्चा है उसे रिकॉर्ड करो जब वो हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट अपोजिट किसका होता है? इनकम का होता है। रिकॉर्ड एंड इनकम व्हेन इट अकर, मतलब जैसे आज की डेट में मैंने कहा, अभी आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाया मैंने लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में, कि जैसे ही मैं गुड्स को सप्लाई करूंगी ना, तो मैं क्या रिकॉर्ड कर दूंगी कि मेरी रेवेन्यू हो चुकी है, मैंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया, मेरे पास इतना, मतलब मैंने इतनी इनकम अर्न कर ली है, चाहे मुझे रिसीव हुई हो या ना हुई हो। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा कि मैंने जिस दिन गुड सप्लाई किए थे, मैंने बोला था कि मैं उस दिन उसको रेवेन्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दूंगी, चाहे मुझे उसका पेमेंट 1 महीने बाद ही क्यों ना हो रहा हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वही बोला है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एक खर्चा है उसे आज की डेट पे रिकॉर्ड करो, डजंट मैटर इट इज पेड और नॉट, और कोई भी इनकम है तो उसे भी उसी दिन रिकॉर्ड करो जिस दिन आप उसके लिए एंटाइटल हो चुके हो, जिस दिन आपने वो इनकम रेवेन्यू अर्न कर ली है, डजंट मैटर वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे बोला कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मानो आज का डेट है, सॉरी अभी कौन सा मंथ है? अप्रैल का मंथ है ना, ठीक है, तो अप्रैल के मंथ में मुझे अगर मैं क्या कर रही हूँ, रेंट रिसीव कर रही हूँ एडवांस में, कब का? 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2024 का मुझे रेंट आज की डेट में अप्रैल में मिल चुका है, तो मैं क्या करूँगी, उसको रिकॉर्ड कर लूँगी। क्यों? बिकॉज मुझे एडवांस में पेमेंट मिला है। और सिमिलरली कह रहा है क्या? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि मानो, इसे मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज हमारी हर महीने 1 अप्रैल को सैलरी क्रेडिट होती है, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को 1 अप्रैल को सैलरी पे करते हैं। अब क्या हुआ कि अप्रैल के मंथ में मैंने 1 अप्रैल को सैलरी पे नहीं करी, लेकिन मेरा खर्चा तो था ना, मुझे 1 अप्रैल को पेमेंट करनी थी ना सैलरी, मैंने पे नहीं करी, तो ये क्या है? सैलरी हो चुकी थी ड्यू, बट हमने इसको पे नहीं किया था। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यही ट्रांजेक्शन कह रहा है ना कि सैलरी ड्यू हो चुकी थी लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, तो ये कौन सा खर्चा कहलाता है हमारा? पहली बात तो बताओ, मैं इसको कब रिकॉर्ड करूंगी? 1 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन का खर्चा था मेरा ये, तो मैं उसी दिन इसको रिकॉर्ड करूंगी, चाहे मैंने इसका पेमेंट किया नहीं किया। और इसी के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि चीज़ें ड्यू हैं, खर्चे ड्यू हैं, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे टर्म क्या यूज़ करते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो ये जो भी आप आउटस्टैंडिंग टर्म पढ़ोगे, प्रीपेड टर्म पढ़ोगे ना बिजनेस बुक्स अभी अकाउंटिंग करते हुए, तो वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि record an expenditure when it occurs, doesn't matter it is paid or not, and record an income or revenue when it occurs, whether it is received or not. I hope this thing is clear to you now. ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आप सिर्फ पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि अकाउंटिंग के जो भी हम प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, दे शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। यानी कि जैसे कि अभी आप पढ़ोगे, हमारी मशीनरी होती है ना, हम जैसे मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। आगे पढ़ोगे, डोंट बी पैनिक, बस मैं समझाने के लिए आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, तो वो बोलता है कि उसको ना आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने का स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक ना सेम हमें स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करना चाहिए। क्यों? बिकॉज एक अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा कंपेयर करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हम इजीली अपने अगर एक ही जैसे मेथड्स, एक ही जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो हमें बताने में हेल्प करता है कि हमारा बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही हूँ, फिर रिटर्न डाउन मेथड फॉलो कर रही हूँ, तो अकाउंट्स हमारे उतने ज़्यादा कंपेरेबल नहीं हो पाते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस कैन नॉट स्विच ओवर टू बेटर एंड अप टू डेटेड मेथड्स। का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मतलब कि जैसे अगर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ने कह दिया कि नहीं आपको एक ही क्या बोलते हैं मेथड या प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो आप लाइफ टाइम एक ही मेथड और प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, नहीं हो सकता है बीच में बहुत अच्छा कोई मेथड कोई प्रिंसिपल निकल के आ जाए, तो ऑब्वियसली वी विल स्विच ना, हम स्विच करेंगे ताकि हमारे बिजनेस के पास अप टू डेटेड मेथड रहे, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड मेथड से अप टू डेटेड मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, बट
ये बोला जाता है कि जो उसका जस्टिफिकेशन है ना कि हमने क्यों चेंज किया, द जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज शुड बी शोन इन फुटनोट्स। लेकिन मैं कहने का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है कि हमें जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड्स होने चाहिए वो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करने चाहिए, हमें बहुत फ्रीक्वेंटली उनमें चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं हो पाते। ठीक हो गया। लेकिन ये कहता है कि इनकेस कोई एडवांस मेथड आता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उस पर स्विच कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। जस्टिफिकेशन कहाँ शो करते हैं? फुटनोट्स में। अब फुटनोट्स क्या होते हैं? जो आप देखोगे अभी बाद में कि फुटनोट्स हमारे बैलेंस शीट के नीचे शो करे जाते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी बैलेंस शीट बन जाती है ना, तो उसके नीचे पे हम मेंशन करते हैं कि वाई वी आर चेंजिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट वाज द रीजन। तो ये सारे जस्टिफिकेशन हमें कहाँ शो करने पड़ते हैं? फुटनोट्स में शो करने पड़ते हैं। तो ये हमारा क्या कहता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सिंपल सी लाइन होता हो तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि वैसे ट्राई करो कि आप कंसिस्टेंटली एक ही मेथड और प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, क्योंकि अकाउंट्स को कंपेरेबल बनाते हैं। इनकेस आप चेंज कर रहे हो तो चेंज करने के पीछे का रीजन, जस्टिफिकेशन आपको फुटनोट्स में शो करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ओके। तो आज के लिए इतने ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। ठीक है। बाकी की अगर कोई रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कवर अप करवाऊंगी। अदरवाइज हम अपने सीरीज को आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे आगे को। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन लगे, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। बाय बाय।